नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए हैं और अब वो कह रहे हैं कि कोई भी एक्शन जो है 2 हफ्ते के बाद ही वो उसका आगाज करेंगे। ये उनके आधिकारिक स्पोक्स पर्सन ने व्हाइट हाउस में आज बताया। दूसरी तरफ इसराइल ये कह रहा है कि सिर्फ अमेरिका उसकी हेल्प कर सकता है फॉर्डो के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो डीप अंडरग्राउंड है और बगैर यूएस के B-2 B-52 मिसाइल सप्लाईज के वो ये काम नहीं कर सकता है और वो ट्रंप से मदद मांग रहा है। ट्रंप ने ईरान को डील के लिए बुलाया है, ठीक वैसे जैसे वो चाइना को डील के लिए बुला रहा था। तो एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट जो है वो अपने मेगलोमेनिया में पूरे गजा को, पूरे ईरान को, पूरे मिडिल ईस्ट को जला के खाक करने की फिराक में है, पर उनके ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। रशिया ईरान पार्टनरशिप डिफेंस, स्ट्रेटेजिक टाइप्स और एनर्जी के क्षेत्र में शुरुआती दौर से रही है और उनके रिलेशनशिप्स के चलते रशिया ने बेशर पावर प्लांट बनाया था। वहां पे रशियन जो काम करने वाले लोग हैं, आज व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि हम उनको विड्रॉ नहीं करेंगे और अगर हमारे वर्कर्स को कुछ भी हुआ तो उसके लिए इसराइल जिम्मेदार होगा। तो आधिकारिक तौर से उन्होंने इनडायरेक्टली इसराइल को कह दिया है कि न्यूक्लियर ठिकानों पर कोई भी अगर लोगों की मौत होती है या यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम के तहत उसकी लीकेज होती है तो उसकी जिम्मेदारी इसराइल की रहेगी। रशिया ने यूक्रेन वॉर में, क्योंकि वो बिजी है, तो लिमिटेड तौर पे वो ईरान की हेल्प कर सकता है। उन्होंने कहा जो हमारे स्ट्रेटेजिक टाइप हैं वो डिफेंस कोऑपरेशन के नहीं है, पर अगर एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने पहले भी ईरान को प्रोवाइड किया था, अगर दोबारा हमसे हेल्प मांगी जाएगी तो एयर डिफेंस सिस्टम हम उनके लिए लगा के देंगे। ईरान ने के जो मिसाइल्स ईरान ने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक हमला किया जो कि एक टेक्नोलॉजी पार्क माना जाता है। वहाँ माइक्रोसॉफ्ट और विभिन्न टेक्नोलॉजी दफ्तर हैं। बेंगलोर की भी एक कंपनी वहाँ बेस्ड है। माना जाता है कि वहाँ पर C4I साइबर सिक्योरिटी यूनिट जो थी वो थी इसराइल की और उसको बम्बार्ड करने के लिए ईरान ने वहाँ पर जो है वो मिसाइल छोड़ा है। जाहिर तौर पर सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि इसराइल सिविल एरियाज में डिफेंस के या अपने साइबर सिक्योरिटी के या आईडीएफ के इस तरीके के दफ्तर क्यों खोलता है? क्या वो सिविलियंस की आड़ में अपने डिफेंस फोर्सेस को बचाने की कोशिश कर रहा है? सवाल ये भी खड़ा हो जाता है। 40% एलएनजी सप्लाई जो कतर की भारत में आती है, एलएनजी की सप्लाई कम होने से वैश्विक बाजारों में प्राइसेस बढ़ सकते हैं। ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई का 20% जो हिस्सा है वो भी स्वेज ऑफ हमरोज से आता है और ऐसा माना जा रहा है कि इस लड़ाई के चलते अगर ये लड़ाई लंबी चली तो वैश्विक बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ सकती हैं। आज E3 यानी कि यूके, फ्रांस और जर्मनी ने ईरानियन डिप्लोमेट, फॉरेन मिनिस्टर को मिलने के लिए इनवाइट किया था, क्योंकि ईरान ने कहा था कि वो ईरान इसराइल वॉर में जो है हस्तक्षेप कर सकता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगाची आज अपने काउंटर पार्ट से मिले थे, पर उम्मीद ये है कि ये जो चीजें हैं वो बेनतीजा होंगी, क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट को भी रोकने की बात अमेरिका कर रहा है। पहले तो ये कह रहा था कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। जब उनको कोई सबूत नहीं मिले, कोई न्यूक्लियर वेपन उनको मिला नहीं, आईएई के 400 से ज्यादा 2021-22 में जिस तरीके से इंस्पेक्शंस हुए हैं उनकी 21 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे ईरान की, तो आईएई की क्लीन चिट है कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कहा जा सके कि उन्होंने वायलेशन किया है। दूसरी तरफ इसराइल जो परमाणु हथियार बनाकर बैठा है 1960 के दशक से, वो आईएई का काम कर रहा है और वो कहता है कि इसराइल की इनरिचमेंट प्रोग्राम को, यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को रोका जाना चाहिए। तो इस पर भी एक विवाद जो है खड़ा हो गया है और क्योंकि यूरेनियम इनरिचमेंट की बात कर रहा है अमेरिका थ्रू E3, यूके, फ्रांस और जर्मनी, तो ऐसा लगता है कि अब ये जो बातें जनीवा में हो रही हैं, जनीवा में जो टॉक हो रही है, ये बेनतीजा ही रहेगी। इसराइल ने ये भी क्लेम किया है कि उसने नॉर्दर्न सिटी ऑफ रश्त में, नॉर्थ ईरान में अटैक किया, जिसमें उन्होंने ईरान के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंस इनोवेशन और रिसर्च को, जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट करता है, उसकी बिल्डिंग पर को आघात किया। दूसरी तरफ गजा में फिर 50 लोगों की मौत हो गई है जब एड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जो माना जाता है मोसाद के एजेंट और इसराइल की फोर्सेस चलाते हैं, वो एड के लिए जब जाते हैं, वहां पर जब एड के लेने, खाना, मेडिकल सप्लाईज लेने लोग बाहर निकलते हैं तो उन पर हमला किया जाता है।
और जिनसे पिछले कई दिनों से अब तक 500 मौतें हो चुकी हैं। जब से ये एड मई 2025 में शुरू हुई है, तो बहुत लोगों का मानना है कि ये जो एड के नाम पर कत्ल हो रहे हैं, इसके पीछे इज़राइल, डिफेंस फोर्सेस और मोसाद की मिलीभगत है। अभी तक गजा में 55,000 लोग फौत हो गए हैं और यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ से मीटिंग की। जो जेनीवा में टॉक हो रही थी, जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया गया था, उससे पहले उन्होंने स्टीव विटकॉफ और मार्को रूबियो से बात की और उनसे जो है वार्ता करके अब ये मीटिंग जेनेवा में जो हुई, अ, उसका डिक्लेरेशन आज देर रात तक आएगा। देखते हैं कल सुबह क्या खबर मिलती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वर्तमान में ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 200 से अधिक रूसी परमाणु विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, यानी कि 200 वर्कर्स उनके वहां काम कर रहे हैं, जहां रूस की सरकारी स्वामित्व वाली रोसाटॉम 2 अतिरिक्त रिएक्टर्स का निर्माण कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये कर्मचारी अपनी जगह पर बने रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और इज़राइल ने अपने सैन्य अभियानों के दौरान इन रूसी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। पुतिन ने ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए रूस की निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। पश्चिमी प्रतिबंधों और क्षेत्रीय तनावों के बावजूद बुशहर परियोजना को एक प्रमुख पहल के रूप में उल्लेख किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान की भूमिगत यूरेनियम इनरिचमेंट सुविधाएं जैसे कि नतान्ज और फोर्डो बरकरार हैं, जो 18-19 जून को उनके बयानों के अनुसार इजरायली हमलों में कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं होने का संकेत देती हैं। इजरायल ईरान संघर्ष के युद्ध विराम पर पुतिन ने तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक दृष्टिकोण पर जोर देते हुए इजरायल ईरान के संघर्ष को रूस की संभावित मध्यस्थता के रूप में पेश किया। 18 जून 2025 को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स फोरम में बोलते हुए उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मॉस्को एक ऐसे समझौते में मध्यस्थता करने में मदद कर सकता है जो ईरान को इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करते हुए एक शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। उन्होंने इस मुद्दे को एक नाजुक बताया, लेकिन कहा कि एक समाधान पाया जा सकता है। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस ने ईरान, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विशिष्ट प्रस्ताव साझा किए हैं, लेकिन समाधान थोपे बिना निर्णय संभावित राजनीतिक नेतृत्व पर छोड़ दिया है। उन्होंने लगातार ईरान पर इजरायल के हमलों की निंदा की है, उन्हें स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है और चेतावनी दी है कि वे क्षेत्र में पूर्ण पैमाने पर युद्ध का जोखिम उठा रहे हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने भी इसे दोहराया है। हमलों को यूएस ईरान कूटनीतिक प्रयासों को विफल करने का एक निंदनीय प्रयास करार दिया गया है। पुतिन ने ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के रूस में संग्रहित करने और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के बारे में चिंताओं को कम करने के लिए इसे नागरिक रिएक्टर ईंधन में परिवर्तन करने की भी पेशकश की है। ये प्रस्ताव पहली बार 2025 की शुरुआत में रखा गया था और 19 जून 2025 को दोहराया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि शत्रुता के प्रकोप ने स्थिति को गंभीर रूप से जटिल कर दिया है। पुतिन ने ईरान के लिए सैन्य समर्थन देने से परहेज किया है, ये स्पष्ट करते हुए कि जनवरी 2025 को रूस ईरान रणनीतिक साझेदारी में सैन्य सहायता दायित्व शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान ने ऐसी सहायता का अनुरोध नहीं किया है और ईरान के लिए एक व्यापक वायु रक्षा प्रणाली बनाने के पीछे रूसी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त पुतिन ने इजरायल ईरान संघर्ष को व्यापक भू राजनीतिक गतिशीलता से जोड़ा है, ये सुझाव देते हुए कि ये यूक्रेन में रूस के युद्ध में ध्यान हटाता है और ईरानी आपूर्ति में व्यवधान के कारण उच्च तेल की कीमतों और रूसी तेल की बढ़ती चीनी मांग के माध्यम से मॉस्को को लाभ पहुंचा सकता है। उन्होंने मध्य पूर्व पर ध्यान देने से पहले यूक्रेन के साथ रूस के संघर्ष में मध्यस्थता को प्राथमिकता देने की अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के सुझाव को अस्वीकार कर दिया, जिसमें क्षेत्रीय शक्ति मध्यस्थता के रूप में रूस की भूमिका को बनाए रखने में रणनीतिक रुचि का संकेत मिलता है। दूसरी तरफ चाइनीज कार्गो प्लेन्स जो हैं वो अब ईरान पहुंच चुके हैं। हाल ही के दिनों में चीन से कई मालवाहक विमान यानी कि कार्गो प्लेन्स ईरान के हवाई अड्डे के करीब में उड़ान भरते हुए नजर आए हैं, लेकिन ये रडार से गायब हो गए। हाल ही की रिपोर्ट से पता चला है कि कम से कम 3 कार्गो विमान या मलवाहक विमान, जिनकी पहचान बोइंग 747 मलवाहक के रूप में की गई है, चीन ने ईरान की ओर उड़ते हुए देखे हैं, जिससे चल रहे इजरायल ईरान संघर्ष के बीच संभावित सैन्य सहायता के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। ये उड़ानें जो 14 जून 2025 को शुरू हुई, जिस दिन इजरायल ने ईरान पर हमला किया था,
कथित तौर पर उत्तरी चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होकर गुजरी, इससे पहले कि उनके ट्रांसपॉन्डर्स ईरानी हवाई क्षेत्र के पास बंद हो गए, जिनका उन्हें अंतिम गंतव्य अस्पष्ट हो गया, यानी कि उनकी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो पता लगाने में मुश्किल हो गई। जबकि उड़ान योजनाओं में लक्समबर्ग की गंतव्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, यानी कि वो डेस्टिनेशन उनका लक्समबर्ग था, विमान यूरोप के पास नहीं पहुंचे, इसके गुप्त संचालन का संदेह प्राप्त होता है। इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान ने तुवकिया गेरिंग को सुझाव दिया कि चीन द्वारा खुले तौर पर सैन्य उपकरण भेजने की संभावना कम है और विमान गैर सैन्य गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि ईरान ने चीनी नागरिकों को निकालना, क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय ने ऐसे अभियान शुरू किए थे। रडार से वो गायब नहीं हुए, उन्होंने अपना एडीएस बी ट्रांसपोंडर बंद कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि सभी कमर्शियल कैरियर्स में एक एडीएस बी ट्रांसपोंडर होता है, जो हर सेकंड विमान की लोकेशन को प्रसारित करता है, जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। चीन और ईरान के बीच स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन है, जिसे 2021 में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को कवर करने वाले 25 वर्षीय सहयोग समझौते में औपचारिक रूप दिया गया था। और चीन ने ऐतिहासिक रूप से ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल कंपोनेंट्स और कन्वेंशनल आर्म सप्लाई किए थे। तीसरी तरफ जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। 18 जून 2025 को सीएनएन की क्रिस्टीन अमनपोर के साथ एक विशेष साक्षात्कार में ईरान उप विदेश मंत्री मजीद तख्त खांची ने ईरान के 60% यूरेनियम संवर्धन के बारे में, यानी कि यूरेनियम इनरिचमेंट के बारे में चिंताओं को संबोधित किया था। जब अमनपोर ने उनसे पूछा कि ईरान ने 60% यूरेनियम इनरिचमेंट का उत्पादन क्यों बढ़ा दिया, तो इस हद तक कि आईएईए के अप्रसार दायित्वों का पालन न करने की घोषणा की, तो रवांची ने कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि यह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान की संवर्धन गतिविधियां, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अप्रसार संधि के तहत उसके अधिकारों के भीतर थी और उनका उद्देश्य वैज्ञानिक और चिकित्सा क्षेत्रों जैसे अनुसंधान और आइसोटोप उत्पादन के लिए था। मैं दर्शकों को बता दूं कि 90% एनरिच्ड यूरेनियम के ही वेपन्स बनाए जा सकते हैं। और अमेरिका का आरोप है कि 400 किलो से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम 60%, अगर उसको 90% कर लिया जाए तो कम से कम 10 वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ईरान बनाने की स्थिति में रह सकता है। इसी वजह से इजराइल ने उनको उस पर अंकुश लगाने के लिए ये लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। ईरान के निरीक्षणों ने उच्च संख्या 2019 में वैश्विक आईएईए निरीक्षण का 20% एक ऐतिहासिक उदाहरण है का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने हथियारीकरण के आरोपों को खारिज कर दिया है और ईरान के रक्षात्मक सिद्धांत के परमाणु हथियार का कोई स्थान नहीं है और इसराइल को परमाणु हथियार रखने वाला एकमात्र मध्य पूर्वी देश बताया और उस पर क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया। रवांची के संवर्धन को यूरेनियम की को बाहरी दबावों के जवाब के रूप में यह बताया गया कि कहा कि 12 जून 2025 को इजराइल के हमलों से वार्ता बाधित होने से पहले ईरान सद्भावनापूर्ण बातचीत कर रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में वैश्विक आईएईए निरीक्षणों का 20% उदाहरण उन्होंने दिया कि उच्च संख्या में हमने कम से कम 400 बार इंस्पेक्शन कराई है अपने 21 सेंटरों की, तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम कोई भी काम आईएईए की परमिशन के बगैर कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हमने पूछा है कि इजराइल ने परमाणु अप्रसार संधि यानी कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने से क्यों मना कर दिया और किसी भी निरीक्षण को अपने 100 या अधिक परमाणु हथियारों की समीक्षा करने की अनुमति क्यों नहीं दी? ये ईरान के विदेश मंत्री, उप विदेश मंत्री जो हैं इजराइल से सवाल कर रहे हैं। इजराइल को यह तय करना का अधिकार क्यों है कि वे किसे परमाणु हथियार रखने की अनुमति देता है? ईरान ने इजराइल द्वारा कई बार हमला किए जाने के बावजूद इजराइल की तुलना में कई अधिक संयम दिखाया है। साथ ही अमनपुर को यह नहीं पूछना चाहिए कि उन्होंने यूरेनियम को 60% तक क्यों समृद्ध किया, उन्हें तो यह पूछना चाहिए कि उनके पास अब तक बम क्यों नहीं है। यह अधिक तार्किक होता। आईएईए ने एक जांच के बाद एक सार्वजनिक बयान भी जारी किया जिसमें कहा गया कि ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित करने का कोई सबूत नहीं है। क्या आपको इराक में डब्ल्यूएमडी मिले, यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले, जब आपने प्रिवेंटिव स्ट्राइक की थी, जब इराक के पास वेपन्स नहीं मिले, ईरान के पास नहीं मिले, तो इस तरीके की प्रिवेंटिव स्ट्राइक इजराइल को करने की इजाजत किसने दी? ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस एचआरएच रेजा पहलवी ने ईरान के लिए एक नए भविष्य की वकालत की और मार्था मैकमेलम के साथ एक साक्षात्कार के दौरान इजराइल ईरान संघर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका के सक्रिय रूप से शामिल होने की संभावना पर विचार किया।
19 जून 2025 को प्रसारित संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स फॉक्स न्यूज पर मार्था मैककेलम के साथ एक साक्षात्कार में ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने चल रहे इजराइल ईरान संघर्ष और ईरान में शासन परिवर्तन के लिए अपने दृष्टिकोण पर चर्चा की। पहलवी ने इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ इजराइल की कार्रवाइयों के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया। उन्हें ईरानी लोगों पर हमले की बजाय शासन की आक्रामकता के जवाब के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 12 जून 2025 से शुरू होने वाले इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन द्वारा तीव्र किया गया संघर्ष खमेनी के युद्ध और इस्लामिक गणराज्य का युद्ध था, न कि ईरान या उसके नागरिकों के खिलाफ युद्ध। हालांकि इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, जिसमें जो रेजा जो पहले एम्परर रहे हैं, उनको किस तरीके से निष्कासित किया गया क्योंकि वो MI6 और CIA के लिए काम करते थे, और उसके बाद ये क्योंकि एग्जाइल में है और इनकी नज़दीकियां जो हैं इजराइल की नेतन्याहू की गवर्नमेंट के साथ भी हैं और इजराइल के लोगों के साथ भी है, इनको कोई ट्रस्ट नहीं करता है, तो इनको एक डमी बनाकर पेश किया जा रहा है कि एक विकल्प हो सकते हैं। सत्ता परिवर्तन की बात जो है अमेरिका सोच भी कैसे सकता है जब ईरान के लोगों को अपने राजनेताओं पर, अपने धर्मगुरुओं पर जब विश्वास है और स्टेबल गवर्नमेंट वहां चल रही है, तो ये कोई डिक्टेटर तो है नहीं सद्दाम हुसैन की तरह या लिबिया में गद्दाफी की तरह कि आप जाएंगे और सरकार बदल देंगे। तो ये जाहिर तौर पर एक जबरदस्ती ईरान के लोगों पर थोपने वाली बात है, और इसका जो है भरपूर विरोध अब इजराइल में भी हो रहा है। इजराइल के लोग भी उनकी डिफेंस फोर्सेस से पूछ रहे हैं कि आपने किससे पूछकर ये अटैक किया। ऐसा माना जा रहा है कि नेतन्याहू के इशारे पर जो काम हुआ है उसमें पब्लिक का समर्थन इजराइल की नहीं है। जो लोग इजराइल का समर्थन करते हैं उनकी स्थिति नैतिक और कानूनी रूप से उतनी ही अस्थिर है जितनी कि 1990 में दक्षिण अफ्रीका रंगभेद शासन का समर्थन करने वालों की स्थिति नैतिक और कानूनी रूप से अस्थिर थी। The country whose foundation was supposedly a rejection of monarchy, once again imposing another corrupt, quisling monarch in a country that rejected them. 1953 में MI6, CIA, मोसाद ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ईरान उस समय के मोहम्मद मोसादेक को हटा दिया था, और 1989 में CIA, मोसाद, MI6 ने शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की सरकार भी गिरा दी थी, जिनको उन्होंने 1953 में बिठाया था। 2025 में मोसाद, CIA, MI6 अब प्रेसिडेंट सैयद अली हुसैनी खमेनी को सरकार को गिराना चाहते हैं, जो कि रोहिल्ला मुसावी खमेनी जो बाराबंकी भारत से हैं, उनको सक्सीड किया था उन्होंने, और 1989 में वो पावर में थे। अमेरिका ने JFK के बारे में झूठ बोला, जो 9/11 अटैक हुआ उस पर झूठ बोला, इलीगल वॉर अगेंस्ट सर्बिया की, अफगानिस्तान वॉर की, इराक की, लिबिया किया, सीरिया किया, रशिया किया, और 100 ऐसी इलीगल रिजीम चेंजेस किए हैं ईरान से लेकर यूक्रेन तक। ISIS को खड़ा किया। आपने देखा HTS की सरकार, जो कि ISIS और अल-कायदा का ही एक स्वरूप है, और वहां पर सीरिया में अपना बेस बनाना, अल जुलानी को वहां खड़ा करना, ये सब अमेरिका का काम है। इसमें आइपस्टीन फाइल्स, ओटस 20, डेडली जैब्स, वन हेल्थ प्रोग्राम, एजेंडा 2030 वो सच नहीं बताते हैं। और ऐसा ही एक सच 10/7 का भी है, जब हमस का बताया जाता है कि उन्होंने इजराइल पे अटैक किया था, जो कि एक फॉल्स फ्लैग था। एक टेररिस्ट अटैक एक क्रिमिनल रिजीम के अगेंस्ट कैसे हो सकता है जो इतनी टाइट सिक्योरिटी मेंटेन करती है? वेस्टर्न रिजीम्स और लीगल मीडिया हमेशा 10/7 को इजराइल के 9/11 के रूप में प्रस्तुत करते रहे। हालांकि 10/7 जो है वो इजरायली रिजीम ने ही प्लान किया था, और इसमें फॉल्स फ्लैग टेररिस्ट अटैक दिखाने के लिए हमस का इस्तेमाल किया गया था, और इसमें मोसाद भी इस लेगेसी मीडिया के द्वारा शामिल है। ये क्लासिक केस है फॉल्स फ्लैग टेररिज्म का, जिसमें यह भी कहा जा रहा था कि यूएस के अगेंस्ट कुछ ऐसा करके ईरान को अमेरिका के खिलाफ खड़ा करके इजराइल अपना मकसद हल करना चाहता है, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो एक एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है और इस तरीके के अंजाम काम वो करते आ रहे हैं। ये एथनिक क्लेंजिंग ऑफ पैलेस्टाइन से भी घातक परिणाम जो है नेतन्याहू को इसके भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि एथनिक क्लेंजिंग ऑफ पैलेस्टाइन में जिस तरीके से बच्चों महिलाओं को मारा गया, जिस तरीके से जेनोसाइड किया गया, नेतन्याहू उसमें से बच के निकल आए हैं, पर ईरान की लड़ाई में उनका बचना मुश्किल है। नेतन्याहू ने जून 22, 2025 में जो स्टेटमेंट दी थी कि उनके बेटे जो हैं, उनकी
शादी उन्होंने पोस्टपोन कर दी है। सेकंड टाइम वो ऐसा लगता है कि जैसे वो कैंसलेशन ऑफ जो इवेंट है, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा त्याग है। और यहाँ पर 55,000 लोगों की हत्या करने वाला इज़राइल का प्रेसिडेंट नेतन्याहू अपने बेटे की शादी की तो बात करता है, पर उन 55,000 लोगों की बात नहीं करता जिसको उन्होंने खत्म कर दिया। और सिर्फ ट्रंप के रिविएरा बनाने में, जहाँ जार्ड कुश्नर जाके वहां एक रिविएरा बनाकर, एक अमीर कॉलोनी बनाकर लोगों के घर बनाना चाहता है, लोगों के बड़े घर बनाना चाहता है वहां पे रिविएरा में। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम एक शक्तिशाली निवारक और जवाबी कार्रवाई उपकरण बना हुआ है, लेकिन हाल ही में इजरायली हमलों ने बड़े पैमाने पर हमलों को झेलने की इसकी क्षमता को फिर से कम आंका जा रहा है। चाइनीज ने मटेरियल्स सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं और ईरान को रीबिल्ड करने की मदद कर सकता है, लेकिन उत्पादन की कमी और अंतर्राष्ट्रीय जांच इसकी तत्काल क्षमता को सीमित करती है। प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स के साथ सटीक हमले करने वाले मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर रडार से बचने के लिए डिजाइन की गई हैं। ईरान के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जो तेज और अत्यधिक सटीक हैं, जो रडार मार्गदर्शन पर निर्भर किए बिना लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। इन मिसाइलों की एंटी मिसाइल डिफेंस से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जमीन के समांतर लो एल्टीट्यूड पर उड़ सकती हैं, जिनसे इन्हें पता लगाने और रोकना मुश्किल हो जाता है। इसमें मैं कुछ आपको वेपन्स इनके बताता हूं। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो 1000 किलोमीटर के नीचे हैं, उसमें शहाब 1, शहाब 2 और लिक्विड फिल्ड बेस्ड हैं, जो सोवियत स्कड टेक्नोलॉजी से हैं। आपको याद होगा ईरान इराक वॉर में स्कड मिसाइल्स यूज हुए थे, केमिकल वेपन्स यूज हुए थे। ये उसी का जो है एडवांस जो है उसका एडिशन है। इनकी जो स्कड मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी थी, उसमें शहाब 1 और शहाब 2 में 330 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक की रेंज है। ईरान के पास 300 से ऊपर ये मिसाइल्स हैं जो रीजनल टारगेट्स के लिए यूज होते हैं। दूसरा उनके पास फतेह 110 है, जो सॉलिड फ्यूल प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। FA313 की एक्यूरेसी FA110 की एडवांस टेक्नोलॉजी से ज्यादा है। FA110 जो है उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी FA313 है। वेरिएंट उसमें जुल्फकार है, खलीज फाज है, ये एंटी शिप मिसाइल्स हैं, बैटलफील्ड वेपन्स हैं, इनहैंस प्रिसिशन से काम करते हैं। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल आपने देखा कल जब दागा गया था, तो एक बिल्डिंग सेंटर में जो गिरी, उसके लेफ्ट साइड पे सिविलियन बिल्डिंग थी, राइट साइड पे सिविलियन बिल्डिंग थी, बीच में जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की बिल्डिंग थी, वही बिल्डिंग पे अटैक किया। उसकी स्पीड मैक 13 से मैक 15 हाइपरसोनिक स्पीड है और किसी भी आयरन डोम को या एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है। उसकी मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदने में असक्षम कर सकती है। और कहा जाता है कि ये किसी भी रडार या एंटी मिसाइल शील्ड को बाईपास कर सकती है। उसके बाद ईरान के पास कियाम 1 एक शादाब 2 डेरिवेटिव है, जिसका डिटैचेबल वॉरहेड लग जाता है। उसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर है और वो मिसाइल डिफेंसेस को एवेट करने में सक्षम है। तीसरा उसका मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1 से 3000 किलोमीटर है। उसको शहाब 3 कहा जाता है। वो लिक्विड फील्ड है और वो नॉर्थ कोरिया के नोडोंग मिसाइल के रेंज में है, 1300 किलोमीटर, और पोटेंशियली न्यूक्लियर केपेबल है, यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती है। उसके बाद गदर 1 और इमाद शाबाब 3 वेरिएंट जो है उसका रेंज 2000 किलोमीटर तक माना जा सकता है। प्रिसिशन उसकी इंप्रूव्ड है। इमाद की मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो किसी भी सूरत में कहीं भी एंट्री कर सकता है। उसके बाद ईरान के जो मिसाइल्स रेंज है उसमें खरम शहर है, जो लिक्विड फिल्ड फ्यूल्ड एमआरबी है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर है। इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल वॉरहेड्स, पोटेंशियली न्यूक्लियर केपेबल ड्यू टू इट्स 1.5 मीटर नोज। उसके बाद सेजिल है। सेजिल का सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है। हार्डर टू डिटेक्ट है क्योंकि मोबाइल लॉन्चर्स या क्विक लॉन्च व्हीकल लॉन्च से भी वो लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद हज कासिम और कासिम बशीर है, जिसको 2021 और मई 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इनकी रेंज 1800 से 1200 किलोमीटर है और क्लेम किया जाता है कि किसी भी यूएस पेट्रियट के एडवांस सिस्टम को वो इफेक्टिवली भेज सकता है। हाइपरसोनिक क्लेम्स, जैसे मैंने कल बताया आपको, हाइपरसोनिक क्लेम्स में ईरान का क्लेम ये है कि फतह 1 और फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और वो 5 मैक से लेके 15 मैक तक की स्पीड पे मनूवर कर सकते हैं और वॉरहेड्स को कैरी कर सकते हैं डिफेंसेस को इवेट करते हुए।
उसके बाद अगर क्रूज मिसाइल्स की बात करें तो ईरान के पास KH-55 जिसकी रेंज 1860 मील है, खालिद फर्ज एंटी शिप मिसाइल 186 मील है और उसका कुल वजन 1.1 टन वॉरहेड का है। ये लो फ्लाई करके रडार को इवेट करके बैलिस्टिक मिसाइल से थोड़े स्लो होते हैं पर बड़े इफेक्टिव होते हैं। उसके बाद जो ईरान के ड्रोन्स हैं जिनको वो रशिया को भी सप्लाई करता है और रशिया उनको यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के खिलाफ भी इस्तेमाल करता आया है। उसमें शाहिद 129 है, एक कॉम्बैट यूएवी है जो 24 घंटे की जिसकी फ्लाइट कैपेबिलिटी है और उसका सैडेड मिसाइल्स जो है वो कैरी करता है। उसके बाद कमन 2 और कमन 22 जो कम्बैट यूएवीज हैं जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर है और वो कैपेबल हैं 100 से 300 किलो पेलोड कैरी करने के। मुहाजिर 10 है, एक ड्रोन है जिसकी 1240 मील की कैपेसिटी है, 24 घंटे की इंड्योरेंस है और 300 किलो का वेट कैरी कर सकते हैं। उसके बाद शाहीन और अराश ये सुसाइड एंड एंटी रडार ड्रोन्स हैं जो कामकाजी और उनके बराबर के टक्कर देने वाले मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो एरोस्पेस इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन और इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स जो है उसको हेड करते हैं और अभी तक उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी ईरान इराक वॉर जो 1980 से 88 तक चली, 8 साल चली, उस वॉर में उसको सिग्निफिकेंटली उन्होंने अपने वेपनाइजेशन प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा है और रिवर्स इंजीनियरिंग करके स्कड टेक्नोलॉजी की अब उनके पास डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल्स हैं जो फॉरेन सप्लायर्स यानी कि हालांकि चाइना और नॉर्थ कोरिया पे वो अमोनियम परकुलरेट जिससे 800 मिसाइल्स को वेपनाइज करने के काम आ सकता है, उसके अलावा अपनी टेक्नोलॉजी मेंटेन करते हैं और क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया पे डिपेंडेंट है। फरवरी 2025 में 1000 टन सोडियम परक्लोरेट ईरान को सप्लाई की गई जो उसके 260 खैबर शिखान और 200 हज कासिम मिसाइल्स को सक्षम करने में कामयाब है। ईरान सप्लाई करता है मिसाइल्स हिजबुल्लाह को भी, जो फतेह 110 का मिसाइल जो हिजबुल्लाह के पास था, हुटीज के पास था, सीरियन फोर्सेस के पास था। वेस्टर्न डोमिनेशंस का ये कहना है कि ये सब जो हथियार हैं हिजबुल्लाह, हुटीज और सीरियन फोर्सेस को सप्लाई करने का काम ईरान अभी तक करता आया है। हालांकि इसराइल की अगर स्ट्राइक्स की बात करें तो इसराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन जो 12 जून को शुरू हुआ था उसने ईरान के टारगेट किए हैं मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज, लॉन्चर्स, एयर डिफेंस। कम से कम 200 से 300 लॉन्चर्स उनका दावा है कि उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं। अगर ऐसा सच है तो ये करीब 1/3 ऑफ ईरान प्री वॉर टोटल बनता है। ईरान के मिसाइल बैराजेस जो हैं वो इजराइल में अब पहले से कम हैं और 100 से 200 मिसाइल पर वेव जो हैं उनके आते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास स्टॉक पाइल अब धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और इसमें अब उनको अपने स्टॉक पाइल को बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें अब चाइना की, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्गो प्लेन्स वहां पहुंचे हैं। रशिया ने भी मदद करने की जो है वो कहा है कि रशिया ने भी कहा है कि हम मदद करेंगे और अराइवल ऑफ चाइना कार्गो प्लेन जो हैं वो इन रिपोर्ट्स की पुष्टि करते हैं कि चाइना भी मिसाइल कंपोनेंट्स, अमोनियम परकुलरेट ईरान को देगा और जरूरत पड़ने पे उसकी पूरी मदद करेगा। इधर पाकिस्तान के असीम मुनीर जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने गए थे, उन्होंने भी ईरान को पूरी मदद करने का वादा किया है। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।